गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। और बच्चों, लास्ट वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे, हमारी जो चर्चा चल रही थी लास्ट वीडियो में वो भारत के अफवाह तंत्र की चर्चा चल रही थी। और आज का ये जो हमारा वीडियो रहेगा वो भी भारत के अफवाह तंत्र से ही संबंधित है। तो हमारा जो अफवाह तंत्र है भारत का, उसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा था बच्चों कि हमने भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया था। उद्गम की प्रकृति के आधार पर, स्थिति के आधार पर, और साथ साथ में जो विशेषताएं हैं, उन तीनों चीजों के आधार पर भारत के अफवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया था। एक जो था वो था हिमालय अफवाह तंत्र के रूप में, और दूसरा जो था वो था प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र के रूप में। तो हिमालय अफवाह तंत्र की तो चर्चा हम पुराने वीडियो में पूरी तरह कर चुके थे कि किस प्रकार से हिमालय जो अफवाह तंत्र है वो कैसे तो उद्गमित हुआ, कौन कौन सी नदियां उसमें पाई जाती हैं, और साथ साथ में हिमालय अफवाह तंत्र का विकास इस प्रकार से हुआ। और आज का जो हमारा विषय रहेगा बच्चों, वो हिमालय अफवाह तंत्र के बाद जो दूसरा है प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है, उसकी हम चर्चा आज करने वाले हैं। हमारा जो टाइटल पहले चल रहा था, अध्याय जो चल रहा था, तीसरा अध्याय हमारा चल रहा है अफवाह तंत्र के रूप में। तो उसी के तहत आज हम जो चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ, हमने पहले भी चर्चा की थी कि प्रायद्वीप शब्द का अर्थ होता क्या है। एक ऐसा क्षेत्र जिसके तीनों ओर पानी होता है उसको क्या कहा जाता है? प्रायद्वीप कहा जाता है। एक ऐसा क्षेत्र, छोटा क्षेत्र हो और जिसके चारों ओर पानी, उसको क्या कहा जाता है? उसको द्वीप कहा जाता है। एक बड़ा भूभाग, इसके चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में पानी फैला, उसको क्या कहा जाता है? महाद्वीप कहा जाता है। तो द्वीप और महाद्वीप से तो हमें कोई मतलब है नहीं। हमारे चैप्टर के दृष्टिकोण से जो मेन मतलब हमें है वो किससे? प्रायद्वीप से। अब जब हम भारत का परिचय पढ़ रहे थे, भारत के भूआकृतिक विभाग पढ़ रहे थे, तो वहां भी एक चीज आई थी, अगर आपने ध्यान दिया हो, प्रायद्वीपीय पठारी भाग। वो प्रायद्वीपीय जो भाग है भारत का, वो कौन सा है, ये चीज आपको पहले से क्लियर है। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि मेन रूप से भारत का जो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की हम चर्चा करेंगे। तो प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र का नाम आते ही आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए कि हम भारत की कौन से भाग की चर्चा करने वाले हैं। भारत के उत्तरी भाग की चर्चा हम पहले कर चुके हैं हिमालय अफवाह तंत्र के अंदर। आज हम जो चर्चा करने वाले हिमालय के दक्षिणी भाग में जो नदियां बहती हैं, भारत के दक्षिणी भाग में जो नदियां बहती हैं, उन नदियों की चर्चा करने वाले हैं। तो जैसे ही दक्षिणी भाग का नाम आए तो आपके सामने भारत का ये वाला पार्टीशन ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जानी चाहिए कि हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। ये भारत का जो दक्षिणी भाग है, इसकी हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। देखिए बच्चों, भारत का ये जो दक्षिणी भाग है, ये भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, सबसे प्राचीन कालीन है। सबसे पहले भारत का जो भूआकृतिक प्रदेश बना था वो ये प्रायद्वीपीय भाग ही बना था, प्रायद्वीपीय पठारी भाग ही बना था। और प्राचीन भूखंड होने के कारण यहाँ की जो नदियां हैं वो हिमालय की तरह नई नदियां नहीं है। यहाँ की नदियां पुरानी है, प्रौढ़ावस्था के दौरान है। भाई, हिमालय की नदियां तो कौन सी है? युवा अवस्था में नई नई नदियां, पानी का वेग तेज है, ढाल की मात्रा अधिक है, अपर्दन अपक्षय की मात्रा। लेकिन यहाँ की जो नदियां हैं वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच चुकी हैं, अपने आप ऐसे मान के चलिए वृद्धावस्था के अंदर पहुंच चुकी हैं। तो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाने के कारण यहाँ की नदियों के द्वारा न तो इतना ज्यादा अपर्दन किया जाता है और न ही अधिक मात्रा में अवसादों को बहाया जाता है। अभी तो यहाँ की नदियां नहीं उत्तरी हिमालय की तरह ऐसे नहीं सर्पिलाकार और बहुत ज्यादा टेढ़ी मेढ़े रूप में बह रही हो। यहाँ की जो नदियां हैं वो एक सीधी रेखा के समान बहती। क्यों? क्योंकि पानी का वेग उतना नहीं होता जितना हिमालय पर्वत वाली नदियों का होता है। और यहाँ की जो नदियां हैं बच्चों, उनका जो यहाँ की नदियां हैं वो भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलती है। अधिकांश जो नदियां हैं भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलती हैं। तो आपने एक चीज देखी होगी कि ये जो भाग है, ये विंध्याचल पर्वत है, ये सतपुड़ा पर्वत है, और फिर ये पूरा का पूरा जो पार्टीशन आता है बच्चों, ये पश्चिमी घाट के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? पश्चिमी घाट के रूप में। तो विंध्याचल, सतपुड़ा और पश्चिमी घाट, और आगे फिर ये उत्तर में चला गया अरावली पर्वत के रूप में, फिर दिल्ली कटक के रूप में चला जाएगा। तो प्रायद्वीपीय पश्चिमी भाग के अंदर ये जो विंध्याचल, सतपुड़ा और ये सह्याद्री की जो पहाड़ियां पाई जा रही है, ये भारत के प्रायद्वीपीय जो अफवाह तंत्र है इसको लगभग दो भागों में बांट देती है।
अलग रूप से बांट देती हैं, इसके इधर वाला भाग और दूसरा इसके इधर वाला भाग। तो यहाँ की जो नदियाँ हैं वो बारहमासी नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी ऊंची चोटियाँ नहीं है जहाँ पर बर्फ जमी हुई हो। यहाँ पे केवल नदियों को जो पानी प्राप्त होता है वो बरसात के माध्यम से ही प्राप्त, वर्षा जन्य जल ही ये प्राप्त कर पाती हैं। तो इनमें से अधिकांश नदियाँ बारहमासी नहीं है। यदि हम नर्मदा और ताप्ती नदियों को छोड़ दें, ये ऐसी नदियाँ जो ऊंचे श्रेणियों से निकलती है, विंध्याचल और सतपुड़ा की जो श्रेणियाँ उनसे निकलती हैं और ये भ्रंश घाटी में होकर कहाँ की ओर जाती हैं, पश्चिमी भाग की ओर प्रवाहित होती हैं। अब ये जो नदियां हैं प्रायद्वीपीय भाग की जो नदियां हैं बच्चों, ये इसके पश्चिम में जो हम देख रहे हैं विंध्याचल, सतपुड़ा और ये पश्चिमी घाट है। इसके द्वारा इस प्रायद्वीपीय भारत के अपवा को दो भागों में बांट दिया, एक तो इधर वाला अपवातन और दूसरा कौन सा हो गया, इधर वाला अपवातन। तो ये जो रेखाएं आप देख रहे हैं इसको प्रायद्वीपीय भारत की जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय भारत की जल विभाजक रेखा के रूप में भी जाना जाता है। और जल विभाजक रेखा के कारण ये इधर की जो नदियां हैं वो इधर की ओर बहती हैं और इससे इधर की ओर जिन नदियों का उद्गम हो रहा है वो कहाँ की ओर आ रही है, पश्चिम की ओर आ रही है। तो आप तो ये मान के चलिए कि जल विभाजन की प्रक्रिया को छोड़कर यदि हम मुख्य नदियों के रूप में नर्मदा और ताप्ती नदियों को छोड़ दें तो बाकी जो अधिकांश नदियां हैं वो इस पश्चिमी घाट क्षेत्र से तो उद्गमित होती, यहाँ से तो क्या हो रही है, निकल रही है और यहाँ से निकलने के बाद में कहाँ की ओर जा रही है, इस दक्षिणी पूर्वी भाग की ओर बहती हुई अंत में कहाँ जाकर गिर जाती हैं, बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। तो प्रायद्वीपीय भारतीय जो अपवा तंत्र है उसमें उसका जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो ढाल की स्थिति के अनुसार और यहाँ पे जो महान जल विभाजक रेखा के रूप में जो पर्वतीय श्रेणियां हमें देखने को मिलती हैं उसी के आधार पर इस अपवा तंत्र के स्वरूप का विकास हुआ है। एक और चीज है बच्चों, प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में जो नदियां शामिल की जाती हैं, यदि उनमें देखें मुख्य रूप से जैसे नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेरियार है, वैगई है, ये सारी नदियां किसमें शामिल की जाती हैं, प्रायद्वीपीय भारतीय अपवा तंत्र में ही शामिल की जाती हैं। इन प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की नदियों में से यदि हम नर्मदा और ताप्ती इन दो नदियों को छोड़ दें, नर्मदा और ताप्ती दो नदियों को छोड़ दें तो बाकी जो अधिकांश नदियां हैं वो इस पश्चिमी घाट क्षेत्र से निकलने के बाद ढाल के अनुसार कहाँ जाकर समाहित होती है, इस दक्षिणी पूर्वी भाग में जो बंगाल की खाड़ी वाला भाग है वहां जाकर अपने पानी को गिराती है, अपने पानी का विसर्जन करती है। और इन नदियों का जो क्रम है वो प्रौढ़ावस्था में पहुंच जाने के कारण ज्यादा अपर्दन नहीं होता, तो एक खुले रूप में बहते, स्वच्छंद रूप से बहती हैं और इन नदियों के द्वारा न तो किसी डेल्टाई व आम देखेंगे, ज्यादा अपर्दन की प्रक्रिया नहीं हो रही, इसी कारण यहाँ पे अवसादों की या फिर हम ऐसा कहें कि नदियों के द्वारा जो निक्षेप जमाने की जो प्रक्रिया होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरी चीज, ये पूरा का पूरा जो भाग है पठारी भाग है और पठार की संरचना होती है कठोर होती है, तो कठोर पठारी संरचना के कारण यहाँ पे अपर्दन संबंधी जो दशाएं हैं वो भी हमें ज्यादा मात्रा में देखने को नहीं मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम चर्चा करते हैं कि जो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र है इसका विकास कैसे हुआ, कैसे इसका स्वरूप हमारे सामने निकल कर आया। जैसे हमने चर्चा की थी पहले कि हिमालय जो अपवा तंत्र है उसका स्वरूप हमारे सामने कैसे निकल कर आया। तो देखिए जो अति प्राचीन काल था, बहुत पहले समय की बात है कि एक क्या हुआ, इस भाग में भूगर्भीय घटना हुई, धरातल पर हलचल की प्रक्रिया हुई और धरातल पर हलचल की प्रक्रिया हुई, उस हलचल की प्रक्रिया ने इस प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र के स्वरूप को बदल दिया। यानी पहले जैसा भी था उसको क्या किया, धरातल में जो हलचल की प्रक्रिया हुई थी उसके कारण ये प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र का स्वरूप बिल्कुल बदल गया। अब हुआ क्या था, ध्यान दीजिए, टर्शरी काल जो था, टर्शरी काल, इस टर्शरी काल के अंदर क्या हुआ, ये जो महान जल विभाजक रेखा आप देख रहे हैं, इस महान जल विभाजक रेखा के पश्चिम में ये जो भाग देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो भाग ये क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट कहलाता है। क्या कहलाता है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट के ये जो पश्चिमी भाग इधर की ओर, पश्चिमी घाट का ये पश्चिमी जो किनारा था, ये पश्चिमी भाग था, इसका भूगर्भिक प्रक्रिया के कारण, ये धरातली हलचल के कारण क्या हो गया, पश्चिमी जो किनारा था नीचे की ओर धंस गया, यानी उसका क्या हो गया, अवतलन हो गया। तो नीचे की ओर धंसने के कारण या पश्चिमी किनारे के अवतलित होने के कारण जो पहले नदियों के बहने का स्वरूप हमें देखने को मिल रहा था वो कैसा हो गया, असंतुलित हो गया। तो जो मुख्य सरिता जैसे पहले बह रही थी वो कैसी होगी, असंतुलित होगी। फिर पहले संतुलित अवस्था में था लेकिन कालांतर में क्या हुआ,
पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे का अवतलन होने के बाद में जो सम्मित संबंधी योजना थी, जो संतुलित योजना थी, वो क्या होगी? असंतुलित होगी। और असंतुलित होने के कारण नदियों के प्रवाहन का स्वरूप बदल गया भूगर्भिक हलचल के कारण। दूसरी कंडीशन क्या हुई? उत्तर में हिमालय पर्वत जो था लगातार ऊपर की ओर उठ रहा था, लगातार ऊपर की ओर उठ रहा था। अब ऊपर की ओर क्यों उठ रहा था? क्योंकि इंडियन प्लेट जो थी, नीचे देखेंगे, इंडियन प्लेट थी कहाँ की ओर खिसकती जा रही थी? उत्तर की ओर खिसकती जा रही थी। उत्तर में कौन सी थी? यूरेशियन प्लेट थी। तो ऐसी स्थिति का लगातार हिमालय पर्वत के ऊपर उठने के कारण ये प्रायद्वीपीय जो भाग था, इस प्रायद्वीपीय भाग का ये जो उत्तरी भाग था वो कहाँ चला गया? नीचे की ओर धंस गया। ये भी कहाँ की ओर धंस गया? नीचे की ओर धंस गया। और ऐसी स्थिति के कारण आज हम देखेंगे चंबल नदी है, सोन नदी है, बेतवा नदी है, केन नदी, ये सारी ऐसी नदियां हैं जो मुख्य रूप से इस उत्तरी भाग से गंगा नदी तंत्र की ओर प्रवाहित होती हैं। तो ऐसी स्थिति, ये दूसरी स्थिति थी जिसने प्रायद्वीपीय भारतीय अपवा तंत्र को नियंत्रित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन दोनों स्थितियों के साथ साथ में तीसरी स्थिति और निकल के आती बच्चों कि जब प्रायद्वीपीय भाग के पश्चिमी घाट का ये किनारा इधर की ओर अवतलित हो गया और उत्तरी किनारा उत्तर की ओर अवतलित हो गया, तो क्या हुआ? पश्चिमी घाट का ये जो पूरा इधर वाला भाग बच रहा था, पूरा का पूरा जो भाग बच रहा था, ये जो भाग था इसका ढाल भी क्या हो गया? पहले जो उत्तर पश्चिम की ओर इसका ढाल था, उत्तरी पश्चिमी भाग की ओर इसका जो ढाल था, वो उत्तरी पश्चिम की जगह कहाँ की ओर हो गया? दक्षिण पूर्व की ओर हो गया। ऐसी स्थिति में आ गया। तो इसका जो ढाल था उत्तर पश्चिम की जगह कहाँ की ओर पहुंच गया? दक्षिण पूर्व की ओर पहुंच गया। यानी हम ऐसा कहें, ढाल की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर जो हुई, उसी के कारण यहाँ जो नदियां निकली पश्चिमी घाट से, उनका प्रवाहन भी कहाँ की ओर होने लग गया? दक्षिणी पूर्व दिशा की ओर होने लग गया। तो इन तीनों स्थितियों का पहला कौन सा? टर्शरी काल के अंदर पश्चिमी घाट के पश्चिमी किनारे के अवतलित होने के कारण। दूसरा, प्रायद्वीपीय भारत का जो उत्तरी किनारा है वो हिमालय के लगातार ऊपर की ओर उठने के कारण अवतलित हुआ। और तीसरा, ये जो विभाजन की प्रक्रिया हुई थी, असंतुलन की स्थिति हुई थी, उसके कारण पश्चिमी घाट का जो पहले ढाल था कहाँ की ओर? दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल था, उसके स्थान पर इसके ढाल के दक्षिण पूर्व की ओर हो जाने के कारण नदियों का जो स्वरूप है, नदियों के जो प्रवाहन की स्थिति वो कहाँ की होगी? दक्षिण पूर्व की ओर होगी। और ऐसी स्थिति के कारण किसका निर्माण हुआ? बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली नदियों का निर्माण हो गया। और इस प्रकार से प्रायद्वीपीय भारतीय जो अपवा तंत्र है उसका स्वरूप हमारे सामने निकल कर आ गया। अब हिमालय अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में बहुत बड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। पहली चीज तो ये मान के चलिए कि हिमालय अपवा तंत्र की नदियां हैं वो नवीन नदियां हैं, लेकिन जो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र है उसकी नदियां पुरानी नदियां। आपके एग्जाम में कभी कभार आपसे ये पूछ लेता है, उत्तरी भारतीय अपवा तंत्र और दक्षिण भारतीय अपवा तंत्र की तुलना कीजिए, या फिर हिमालय अपवा तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की तुलना। दोनों प्रश्न कैसे भी पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर। तो आपको ध्यान देना है, हिमालय की नदियां नवीन नदियां हैं और प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की नदियां पुरानी नदियां हैं। हिमालय की नदियों में ढाल की मात्रा अधिक होने के कारण पानी तेज गति से बहता है। प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनमें ढाल की मात्रा कम होने के कारण पानी धीमी गति से बहता है। उत्तरी भारतीय नदी यानी हिमालय नदियों के द्वारा ज्यादा अपर्दन किया जाता है। दक्षिणी भारत अर्थात प्रायद्वीपीय जो नदियां उनके द्वारा कम अपर्दन किया जाता है। उत्तरी भारतीय नदियां जलप्रपात बनाती है, दक्षिणी भारतीय नदियां अक्सर एक दो को छोड़ दे तो ज्यादा जलप्रपात नहीं बनाती। उत्तरी भारतीय जो नदियां हैं वो सर्पिलाकार रूप में बहती हुई देखने को मिलती, लेकिन जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं वो एक क्रम के रूप में बहती हुई ज्यादातर सीधी नदियां बहती हुई देखने को मिलती हैं। उत्तरी भारतीय हिमालय अपवा तंत्र की जो नदियां वो गहरी घाटियों से बहती है, लेकिन प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की नदियां वो गहरी घाटियों से नहीं बहती हैं। इसके अलावा हम देखें उत्तरी भारतीय अपवा तंत्र की नदियों के द्वारा जलोढ़ के मैदानों का निर्माण किया जाता है, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के द्वारा ऐसे किसी जलोढ़ के मैदान का निर्माण होता ही नहीं है, क्योंकि अपर्दन की प्रक्रिया संभव ही नहीं होती। हाँ, ये है इनके द्वारा डेल्टा बनाए जाते हैं। और ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां जो भ्रंश घाटियों में बहती हैं, इस भ्रंश घाटी में बहने के कारण इनके द्वारा ज्वार नदमुख या ऐश्वर्य जो होती हैं उनका निर्माण होता है। और आज भी ये जो नर्मदा और ताप्ती नदियां बह रही हैं, जो प्राचीन काल में जो भ्रंशन की प्रक्रिया हुई थी, अवतलन की प्रक्रिया हुई थी, उससे दरार जो बन गई थी उनको भरने का कार्य ही कर रही हैं। और अपवाद स्वरूप ये नदियां आज भी
प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां आज पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन ये नर्मदा और ताप्ती नदियां जो रूपी जो नदी हैं अपवाद स्वरूप आज भी कहां से कहां की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती। तो बच्चों यहाँ जाकर हमारा जो प्रायद्वीपीय भारतीय अपवा तंत्र था वो समाप्त हो जाता है। और हमने पहले चर्चा की थी हिमालय अपवा तंत्र की, और आज के इस वीडियो में हमने चर्चा की प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र की। तो भारतीय अपवा तंत्र से संबंधित ये वीडियो हमारा जो था यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे उत्तरी भारत का जो हिमालय अपवा तंत्र था उसकी कौन कौन सी नदियां हैं। जैसे हम पहले चर्चा की थी सिंधु नदी तंत्र आएगा, गंगा नदी तंत्र आएगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आएगा। तो उत्तरी भारतीय हिमालय अपवा तंत्र के विभिन्न प्रकार के जो नदियों के तंत्र है, नदियों के जो भाग हैं, उनकी हम डिटेल से चर्चा हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।